गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर गुड। आज 15 मई 2020 है, दिन है फ्राइडे, और दिन की शुरुआत करेंगे इस कोट के साथ। देयर इज़ नो कॉस्मेटिक फॉर ब्यूटी लाइक हैप्पीनेस। सबसे बेस्ट कॉस्मेटिक अगर कोई है, सबसे अच्छा मेकअप अगर कोई है ब्यूटीफुल दिखने के लिए, तो वो है हैप्पीनेस। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आज हमारे जो सुखदेव जी हैं उनका बर्थडे है। इट इज़ हिज 114th बर्थडे, सो अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू सुखदेव जी। और जो हमारे देश के जो क्रांतिकारी हैं, हमारे देश के जो शहीद हैं, हमारे देश के इस प्रकार के जो भी पेट्रियोट्स हैं, वो हमेशा हमारे देश में ज़िंदा रहेंगे, हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे, इज़न्ट इट। इसके साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू ने स्मार्ट कोर्स लॉन्च कर दिया है। स्मार्ट कोर्स भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया है। इसके ऊपर ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ईएमआई का ऑप्शन 20 मई तक ही अवेलेबल है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर स्मार्ट कोर्स ऑन योर मोबाइल फ़ोन। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, देन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विद मी देन सेंड योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर 6 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन विद दिस न्यूज़ आइटम। आज के फर्स्ट पेज के ऊपर आपको ये इन्फोग्राफिक, हिंदू न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज के ऊपर आपको ये इन्फोग्राफिक देखने को मिलेगा। मोर फॉर माइग्रेंट्स, इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज जो है, तो उसमें और ज़्यादा डिटेल्स शेयर की हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने। तो लेट्स क्विकली गो थ्रू इट। 8 करोड़ जितने हमारे जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, उनको 5 किलो ग्रेन्स, यानी कि राइस हैं या फिर गेहूं है, तो इस प्रकार के जो ग्रेन्स हैं वो दिए जाएंगे। 1 किलो चना दिया जाएगा। दिस इज़ पर फैमिली पर मंथ। नाउ द थिंग इज़, ये पर फैमिली पर मंथ जो हैं, ये 1 किलो चना, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अप्रोप्रिएट। ये 5 किलो ग्रेन जो है ये पर पर्सन है, तो ये आई थिंक इनाफ है। लेकिन 1 किलो चना पर फैमिली पर मंथ जो हैं, और ये 2 महीनों के लिए दिया जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, या फिर सफिशिएंट नहीं है। नॉट अप्रोप्रिएट नहीं, लेकिन सफिशिएंट जो है वो नहीं है, पर्याप्त नहीं है। दूसरी एक चीज़, ये टाइम पर भी नहीं मिला। ये अब इतने दिनों के बाद, कितने दिन हो गए लॉकडाउन के, इज़न्ट इट, 45 डेज से भी ज़्यादा शायद वक्त हो गया है, और आज जाकर अब ये दिया जाएगा। अब कब ये इनको मिलेगा, ये एक बहुत ही दुखद बात है। गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत ही कमज़ोर साबित हुई है। स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों की बात है यहाँ पर, राइट। किसी एक पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट की, या फिर किसी एक बीजेपी, या फिर कांग्रेस, या फिर जेडीयू, या फिर जो कोई भी अलग अलग स्टेट में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इट डजेंट मैटर। एज अ गवर्नमेंट आप फेल रहे हैं। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। अब देखिए तस्वीरें, राइट, हर जगह पर ये चीज़ें हमें दिखे। ये जो कल मैं न्यूज़ चैनल्स देख रहा था इन द इवनिंग टाइम, और ये वीडियो मुझे देखने को मिला। यहाँ पर जो महिला हैं, शी इज़ प्रेग्नेंट, उनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है, और इनको जब प्रश्न पूछा गया तो पता चला कि कुछ 700 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने तय किया है। 700 किलोमीटर चल के पिछले 15-20 दिनों से बस ये परिवार जो है वो चलता ही रहा है। यहाँ पर सिचुएशन देखिए हर जगह पर, राइट। इतने करोड़ों लोग, हम जानते हैं, जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जानते हैं कि हमारे देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो 3-4 दिन 5 दिन अगर उनको काम ना मिले तो फिर उनको खाने पीने की चीज़ें जो हैं, मीन्स वो कुछ परचेज ही नहीं कर पाएंगे, कुछ ख़रीद ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई इस प्रकार का बैकअप नहीं है, कोई ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, राइट। तो ये है, वर्कर्स जो हैं उनको अपने हालों पर छोड़ दिया गया, राइट। एम्प्लॉयर्स जो हैं, जिन कंपनीज़ में जिन लोगों के लिए वो काम करते थे, उन्होंने तो उनका ख्याल नहीं रखा, उनको भी रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी नहीं रखा। लेकिन इसी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी नहीं रखा। वर्कर्स जब अपने घर वापस जाना चाहते थे तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 उनके ऊपर थोप दी गई और उनको रोका गया। चलो, आपने उनको रोक लिया कोरोना वायरस से बचाने के लिए, लेट्स से आपने उनको रोक लिया, तो क्या उनके लिए खाने पीने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी?
नो। क्या उनको रहने की फैसिलिटीज़ हर एक को, आई एम नॉट सेइंग कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने किसी को प्रोवाइड नहीं की है, वो भी गलत होगा, लेकिन जितने लोग हैं सभी को मदद नहीं पहुंची है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और अब जब लॉकडाउन खुलेगा, आज 2-3 लेबर लॉज के साथ जुड़े हुए भी आर्टिकल्स हैं, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार को करनी चाहिए, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। राइट, वी कैन सॉर्ट इट आउट। अब सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रेंटल हाउसिंग प्रोवाइड करेगी माइग्रेंट लेबर्स को। फिर मुद्रा शिशु लोन योजना जो है, तो उसमें 50,000 तक की जो लोन मिलती है शिशु कैटेगरी को, तो उसके लिए 1,500 करोड़ रुपीस अनाउंस किए गए हैं। एक ऐसी चीज़ जो पॉसिबल थी आज से कुछ सालों पहले ही इसको रोल आउट किया जा सकता था, वन नेशन वन राशन कार्ड। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आप फिंगरप्रिंट से पंच पंच इन द सेंस एक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कि फिंगरप्रिंट आपने जो पीडीएस शॉप है वहाँ पर आप गए, आपको चावल चाहिए, आपको गेहूं, जो भी आपको अलॉट किया जाता है, जो भी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, वो अगर आपको चाहिए, आपके पास राशन कार्ड नहीं है, दैट्स फाइन, तो आपका आधार कार्ड है उसको लिंक कर देते गवर्नमेंट। मोबाइल फ़ोन को जो जैम ट्रिनिटी है उसके माध्यम से चीज़ों को हम लिंक कर सकते थे। एमजी नरेगा का जो डेटा है उसको, तो जो कहते हैं बिग डेटा, इसका इस्तेमाल अगर हम टाइम पर करते तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड जो हैं वो कब का इम्प्लीमेंट हो गया होता। अब इसको मार्च 2021 से पहले 100% नेशनल कवरेज मिलेगा। लेट्स होप कि उससे पहले ये हो जाए, ताकि ऐसी कोई भी फ्यूचर की सिचुएशन में एटलीस्ट खाने पीने की चीज़ें जो हैं, और यहाँ पर एक और चीज़ है, गवर्नमेंट को और कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी चाहिए। ये जो फूड बास्केट है ये पर्याप्त नहीं है। भले ही चलो ये हमारे लिए एक पहला लेसन था, या फिर ऐसा कभी शायद हमने सोचा नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन दिस इज़ द राइट टाइम कि हम फूड बास्केट को एक्सपांड करें। राइट, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए। इसके साथ कुछ न्यूट्रिशियस फूड जो है वो भी इसका पार्ट होना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो बेटर यही होगा कि आप किसी जगह पर ऐसा किचन्स एस्टैब्लिश कर दीजिए कि आप डायरेक्टली जो हैं जो मील्स हैं वो ही डायरेक्टली लोगों तक पहुंचा दीजिए। अगर आप ये गेहूं चावल ये सारी चीज़ें अगर इतनी ज़्यादा नहीं पहुंचा पा रहे तो, बट आई थिंक अगर यहाँ पर भी इतना डिले है तो फिर उसमें तो बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है। फिर आदिवासीज़ और ट्राइबल्स के लिए 6,000 करोड़ रुपीस उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये पैसे यूज़ किए जाएंगे। 5,000 करोड़ रुपीस टू फैसिलिटेट ईजी एक्सेस टू क्रेडिट फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, उनके लिए 5,000 करोड़ रुपए। 63 लाख जितनी एग्रीकल्चरल लोन्स जो हैं उनको सपोर्ट करने के लिए 86,600 करोड़ रुपीस 1 मार्च से 30 अप्रैल तक के लिए अप्रूव किए गए हैं। पीएम किसान के जो बेनिफिशरीज़ हैं तो उनको कंसेशनल क्रेडिट दी जाएगी, ऐसे 2.5 करोड़ पीएम किसान बेनिफिशरीज़ को 2 लाख करोड़ रुपीस इसके लिए रखे गए हैं। Center has released 11,000 crore to states on 3rd April to augment funds in State Disaster Response Fund for setting up shelters for migrants। 11,000 करोड़ रुपए ये जो माइग्रेंट्स हैं उनको एक शेल्टर यानी कि रहने की फैसिलिटीज़ के लिए ये पैसे इस्तेमाल किए जाएंगे। एंड 14.62 करोड़ पर्सन डेज ऑफ वर्क जनरेटेड। 13 मई से आज तक इतना वर्क जनरेट हुआ है, 14.62 करोड़ पर्सन डेज ऑफ वर्क अंडर एमजी नरेगा। अब ये जो कोविड-19 का जो एक थ्रेट है, ये हमारे देश में एक बहुत बड़ा स्नोबॉल जो होता है कि एक आपने देखा होगा कि एक पहाड़ है, ऊपर से छोटा एक स्नोबॉल है, फिर जैसे जैसे वो नीचे आता जाता है उसकी स्पीड और उसकी साइज़ बढ़ती जाती है। तो इसी प्रकार से इकोनॉमिक क्राइसिस जो है इसने अर्बन पुअर और माइग्रेट लेबर्स का जीवन जो है वो बर्बाद कर दिया। उनका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो बंद हो गया और फिर उनकी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई। यहाँ पर जो 20 लाख करोड़ रुपीस का जो इकोनॉमिक पैकेज है वो एक अच्छी बात है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है दैट विल मैटर। कितना इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसके हिसाब से हम इसके सक्सेस और फेलियर को देख पाएंगे कि भारत ने इसको अच्छी तरीके से हैंडल किया या नहीं। चलिए, हमने एक तरफ लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे केसेस जो हैं कोविड-19 के वो हम रोक पाए, लेकिन दूसरी तरफ ज़्यादा लोगों की मृत्यु जो है वो खाने पीने की चीज़ें ना मिलने की वजह से, इतना लंबा डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, कितने सारे लोगों की
बहुत ख़राब हालत हो गई। मीन्स आई वॉज गोइंग थ्रू सम वीडियोज़, और वीडियोज़ मैंने देखे, दे आर वेरी पेनफुल। आप मीन्स कितना भी इंसेंसिटिव व्यक्ति क्यों ना हो, एक बार तो उनका दिल जो है वो भरा आएगा कि इतनी गरीबी हमारे देश में है, और कैसे लोग जो हैं मीन्स उनका कोई नहीं है, नो वन इज़ देयर टू हेल्प देम। और यहाँ पर मैं हर एक स्टेट गवर्नमेंट्स और जो गवर्नमेंट हैं उनसे, जितने ऑफिसर्स इसमें हैं, उन्होंने चलो अच्छा काम किया होगा, आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है, लेकिन दूसरी तरफ जो हैं बहुत सारे करोड़ों ऐसे लोग जो हैं उनको अपने हाल पर भी इसी सिस्टम ने, हम सब ने छोड़ दिया है। अब यहाँ पर जो एमजी नरेगा को इम्प्लीमेंट करने की बात है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि एमजी नरेगा में नॉर्मल टाइम्स में भी बहुत सारे मज़दूरों को टाइम पर पेमेंट नहीं मिलता था, तो अगर यही चीज़ बार बार होनी है देन इट इज़ बेटर कि इसको इम्प्लीमेंट ना करें। अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो मेक श्योर के लोगों को पेमेंट मिले। सेकंड थिंग, 100 डे की जो लिमिट है, अब आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा, इसको फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। जब भी वर्क चाहिए तब काम जो है वो मिलना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उनको ही ये इम्प्लीमेंट करना है, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरऑल गाइडलाइंस तैयार करेगी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना है। फिर जैसे मैंने बताया, वन नेशन वन राशन कार्ड, तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फूड के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये 5 किलो जो फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे, तो इसमें जो प्रोटीन का सोर्स है चना और जो पल्सेस, तो वो पर्याप्त नहीं है एक फैमिली के लिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कुछ 67% जितनी पॉपुलेशन जो हैं उनको ये सपोर्ट मिलना चाहिए, तो इतने लोगों को नहीं मिल रहा है, तो सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए था। इसके साथ डियर फ्रेंड्स, सिर्फ माइग्रेंट लेबर्स नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी जॉब्स चली गई हैं, तो उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा सरकार को। और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि तमिलनाडु है, तो वहाँ की पीडीएस सिस्टम काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी हमें फॉल्ट्स देखने को मिलते हैं, लूपहोल्स देखने को मिलते हैं। तो दूसरे स्टेट्स में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इम्प्रूव करनी पड़ेगी, राइट। तो बॉटम लाइन इज़ अगेन इम्प्लीमेंटेशन इज़ गोइंग टू बी द की। दूसरा जो टॉपिक है ये है लॉकडाउन सिंड्रोम। लॉकडाउन सिंड्रोम जो है, ये जो डेटा है इंडस्ट्रियल फिगर्स जो हैं, इंडस्ट्रियल आउटपुट, जैसे कि आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, तो उसका एक इंडेक्स है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 16.7% से, ये माइनस में है 16.7। मार्च में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्योंकि मार्च का जो लास्ट वीक था उसमें ये लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया था। और इससे पहले भी, लॉकडाउन से पहले भी चीज़ें जो हैं वो इतनी पॉजिटिव नहीं थी, इन द सेंस कि ऐसा कोई ज़बरदस्त ग्रोथ रेट नहीं था, एक स्लो डाउन का माहौल ही हमारे देश में चल रहा था, और ऊपर से हो गया लॉकडाउन, तो सारी चीज़ें जो है वो नोज डाइव हुई। अब अप्रैल का महीना आप सोचिए, पूरा महीना जो है वो लॉकडाउन में बीता है। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो एक भी व्हीकल अप्रैल महीने में सेल नहीं हुआ है। तो हम समझ सकते हैं, वी कैन ईजिली प्रेडिक्ट कि अप्रैल महीने का जो आईआईपी है वो तो बहुत ही माइनस में होगा। लास्ट ईयर अगर देखें 2019 की बात करें तो 2019 में मार्च में इस प्लस में था ये आईआईपी, इट वाज 2.7। 2020 मार्च -16.7। द शार्प फॉल कैन लार्जली बी एक्सप्लेन्ड बाय नेशन वाइड लॉकडाउन। नेशन वाइड लॉकडाउन की वजह से ही यहाँ पर एक नोज डाइव हमें देखने को मिला है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आया है, 20% जितना कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला है बिकॉज ऑफ लेबर शॉर्टेज, राइट। दिस इज द वन ऑफ द मेन रीजन। इसी के साथ जो एंड गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स में ड्रॉप होने का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ड्रॉप होने का मतलब है कि अर्बन एरिया, जो सिटी एरिया है, वहाँ के लोग जो हैं वो चीज़ें नहीं खरीद रहे हैं, तो इसमें 1/3 कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला है। फिर इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रैल का जो है वो तो बहुत ही ख़राब होगा, बहुत ही ज़्यादा माइनस में होगा। और ये भी कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे ही लॉकडाउन लिफ्ट किया जाएगा, ऑल ऑफ द सडन हमें एक क्विक बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। लेट्स होप कि ऐसा हो जाए। जो टीवीएस के चीफ हैं उनका कहना है कि ये जो 20 लाख करोड़ रुपीस का जो एक स्टिमुलस पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, तो इससे एक यू शेप्ड ग्रोथ होगा कि ऐसे हम ड्रॉप हुए और धीरे धीरे करके वापस फिर से ग्रोथ जो है वो अप चला जाएगा। तो लेट्स होप कि ऐसा हो, लेट्स होप।
Actual pace of recovery in industrial production and even the wider economy will depend on policy environment के लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपकी पॉलिसीज जो हैं वो किस प्रकार की हैं, दैट विल डिसाइड कि आपकी रिकवरी जो है वो कितनी जल्दी होगी। याद रखिए कि इससे पहले जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ने जो लिक्विडिटी इंजेक्ट की थी, तो इससे कोई क्रेडिट का माहौल, जो लोन की अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए ये पैसे इंजेक्ट किए गए थे, लेकिन इससे इतना कोई बड़ा हमें बदलाव देखने को नहीं मिला है। और एक प्रॉब्लम जो हमारे देश में है वो है ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप। इसका मतलब क्या है? ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप का मतलब ये है कि सारे डिसीजंस जो हैं, आई विल गिव यू वन एग्जांपल, राइट। मान लीजिए कि ये पूरी एक सिस्टम है हमारे देश की, राइट। इस प्रकार से पूरी चेन है जिसको हम हायरार्की कहते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए जो टॉप बॉस है वो बैठे हैं, यहाँ पर आपके लेट्स से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। कलेक्टर ने उनके ऊपर के अधिकारी जो हैं उनको इन्फॉर्मेशन दी, वो फिर इनको पहुँचाएंगे, यहाँ पर जाएगा, पूरा डिसीजन यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से बताएंगे कि हाँ ये करना है नहीं करना है, फिर से धीरे धीरे करके हर एक जगह तक पहुँचते पहुँचते फिर यहाँ पर आएगा। तो ये जो पूरा एक, दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल, ये पूरी जो प्रोसेस है ये बहुत ही लेंथी है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिजिडिटी बहुत ज़्यादा है। जो मार्केट में एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है, तो उसको उसके साथ अपने आप को ढालने के लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है वो प्रोवाइड नहीं करती है। तो ऐसा ना हो कि बिजनेसेस लॉकडाउन खोलने के बाद यही ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप जो है ये एक प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए एक बाधा बन जाए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, कीपिंग एशिया पैसिफिक एफ्लोट। एशिया पैसिफिक रीजन को देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हमने इससे पहले इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बात की थी, आज हम एशिया पैसिफिक रीजन को ही फोकस करेंगे। तो ये पूरा जो रीजन है इसको एशिया पैसिफिक कहा जाता है। एक तरफ है आपका एशिया और एक तरफ है आपका पैसिफिक ओशन के साथ जुड़े हुए। यहाँ पर भी बहुत छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं। एशिया पैसिफिक जो रीजन है, आप देखिए यहाँ पर कितने सारे ऐसे देश हैं जिनके ज़्यादातर लोग जो हैं वो समंदर के किनारे रहते हैं, राइट। बहुत सारी पॉपुलेशन यहाँ पर, तो उनका पूरा एक कल्चर जो है, इनफैक्ट आई विल गिव यू वन एग्जांपल। ऑस्ट्रेलिया को ऑब्जर्व कीजिएगा आप, ऑस्ट्रेलिया का कोई भी एटलास में मैप निकालिए और ऑब्जर्व कीजिए, आपको पता चलेगा कि उनके बड़े बड़े जो शहर हैं वो सारे के सारे बड़े बड़े शहर जो हैं वो कोस्टल सिटीज़ ही हैं। तो ऐसे बहुत सारे एशिया पैसिफिक रीजन में देश हैं जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, तो उनका पूरा जो कल्चर है वो कोस्टल कम्युनिटी वाला कल्चर है। उनकी फूड सिक्योरिटी, उनकी इनकम, उनकी एक आइडेंटिटी, उनका कल्चर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये कोस्ट के साथ, या फिर आप कह सकते हैं समंदर के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं, हमारी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस भी हैं जिसको हम कह सकते हैं अनसस्टेनेबल। ओवर फिशिंग, हमारे पास अब मशीन्स आ गए हैं। पहले जो ट्रेडिशनल फिशिंग थी तो उसमें जो आपको खाने के लिए चाहिए वही, और कुछ थोड़ी बहुत आप ज़्यादा कलेक्ट करके मार्केट में बेचते थे, आपका भी काम चलता था। फिशेस जो हैं वो भी उनकी भी सिस्टम जो है वो चल रही थी। लेकिन अब हमारे पास आ गए हैं बड़े बड़े ऐसे ट्रोलर्स, बड़े बड़े मशीन्स, राइट। ऐसी बड़ी बड़ी बोट्स हैं, तो हम एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लगे हैं। जो रिसोर्सेस हैं उनको एक साथ हम छीनने लगे हैं ओशियन में से। तो दिस इज़ वन प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम जो है वो है प्लास्टिक पोल्यूशन। नदियों के माध्यम से, या फिर हमारे जो ये, जैसे मैंने बताया कि कल्चर पूरा है, कम्युनिटी है यहाँ पर जो नदी किनारे, नॉट नदी किनारे लेकिन जो समंदर के किनारे रहते हैं, तो लोग वहाँ पर रहते हैं, तो प्लास्टिक अब जनरेट होता है, इसको यहाँ वहाँ फेंका जाता है। तो आज एशिया पैसिफिक की बात करें तो दुनिया का 50% जितना प्लास्टिक जो है वो एशिया पैसिफिक में पैदा होता है। तो लेट्स से अगर 200 किलो यहाँ पर पैदा होता है, राइट, दुनिया का 50%, लेट्स से दुनिया का टोटल है 400 किलो, उसका 200 किलो सिर्फ एशिया पैसिफिक में होता है। उसका आप निकाल लें 38, उसका 50% यूज़ जो है वो यहाँ पर करते हैं वो लोग, राइट। और लेट्स से 100 किलो यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो इसका 38% जितना जो है वो ये लोग प्लास्टिक जो है वो कंज्यूम करते हैं इस रीजन में। और फिर ये प्लास्टिक जो है वो समंदर में, तो प्लास्टिक पोल्यूशन होता है, तो इसकी वजह से पानी भी बिगड़ता है, जो स्पीसीज़ हैं वो भी मर जाते हैं। और ओशियन जो है वो कार्बन सिंक के तौर पर काम करते हैं, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको
उसको एब्जॉर्ब करते हैं ओशियन, तो उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, पोल्यूशन बढ़ता है, तो इसकी वजह से फ़िश जो हैं, मछलियां हैं, उसकी डाइवर्सिटी जो है ओशियन की वो ज़्यादा मर जाती है। ऊपर से आप ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो दोनों कैंडल जो है उनको दोनों तरफ से आपने आग लगाई है, जल्द से जल्द ये ख़त्म हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट। डेटा की बात करें तो हमारे पास इतना अच्छा डेटा भी नहीं है। अलग ये एक रिपोर्ट है, इनसाइट्स फ्रॉम चेंजिंग सेल्स एक्सेलरेटिंग रीजनल एक्शंस फॉर सस्टेनेबल ओशियंस इन एशिया एंड द पैसिफिक। तो इसमें यह पता चलता है कि देशों के पास इतना अच्छा डेटा भी नहीं है। हर एक देश की अलग मेथोडोलॉजी है, हर एक देश जो है वो अलग स्टेटिस्टिकल सिस्टम को फॉलो करता है, इन्फॉर्मेशन का गैप है। अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो हम डिसीजन कैसे ले पाएंगे, इज़न्ट इट? तो यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है कि सबसे पहले तो हमें मिलकर जो जितने भी देश हैं एशिया पैसिफिक के, उनको मिलकर ओशियन स्टडीज़, ओशियन स्टैटिस्टिक्स को सपोर्ट करना चाहिए। हमें डेटा कलेक्ट करना चाहिए, डेटा जो है वो स्टैंडर्डाइज करना चाहिए, और उसके बाद हमें डिसीजंस जो हैं, क्या क्या चीज़ें, इन्फॉर्मेशन हमारे पास जब एक्यूरेट होगी तो उसके बाद हम तय करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। और जो ग्लोबल स्टेप्स हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, स्टैंडर्ड्स जो हैं, वो फिर नेशनल लेवल और लोकल लेवल पर उसको इम्प्लीमेंट जो है वो हमें करना होगा, तभी हम हमारे ओशियंस को बचा पाएंगे। क्योंकि ओशियंस और इसकी बायोडाइवर्सिटी अगर बिगड़ गई तो फिर ये कम्युनिटी जो है, यहाँ पर रहने वाले जो कितने करोड़ों ऐसे लोग जो हैं, उनका जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। इनफैक्ट खतरा यहाँ जो है वो इसकी स्टार्टिंग तो हो चुकी है। फिर दो आर्टिकल्स हैं, दोनों के दोनों आर्टिकल्स जो हैं वो लेबर लॉज के साथ जुड़े हुए हैं। पहले हम इस आर्टिकल को देखेंगे, उसके बाद आपको जो दूसरा एक आज का इंटरव्यू टाइप होता है फ्राइडे में, दो जो एक्सपर्ट्स होते हैं तो उनके ओपिनियंस लिए जाते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, तो तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। एम्प्लॉयर्स नाउ वांट लेबर लॉज टू बी रिलैक्स्ड। एम्प्लॉयर्स चाहते हैं कि लेबर लॉज को रिलैक्स किया जाए, तो यही किया है बहुत सारे स्टेट्स ने। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि 8 घंटे की जो शिफ्ट होती है तो उसको इंक्रीज़ करके 12 आवर्स की शिफ्ट कर ली है। तो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स के खिलाफ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनको अप्रूव दे दिया है। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको इससे पहले की हमारी डिस्कशन में बताया था कि अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे जो नियम हैं, मैंने आपको लेबर पार्टी का एग्जांपल दिया था, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी ऐसी क्रांति जो है 20th सेंचुरी की, उसमें जो लेबर हैं, मजदूर जो हैं, उन्होंने पार्ट लिया था। हमारे देश की हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता होगा कि भारत में कैसे टी को इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश ने। तो उस टाइम पर टी के ये जो बागान हैं, जो प्लांटेशंस हैं, तो उसमें मज़दूरों को फोर्सफुली काम करवाया जाता था। तो उसको लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल रेगुलेशन 7 1819 इम्प्लीमेंट किया। और ये बहुत ही बारबेरिक एक ऐसे सिस्टम थी जो फोर्स लेबर, एक प्रकार से गुलामी यहाँ पर करवाई जाती थी। अगर यहाँ पर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था, अगर आप भागने की कोशिश करते थे तो आपको सज़ा देने का भी अधिकार जो है वो एम्प्लॉयर को था। आपको 6 महीने की जेल भी हो सकती थी। उसको लेकर ख़ास फिर दूसरे लॉज बनाए गए, ट्रांसपोर्ट फॉर नेटिव लेबरर्स एक्ट 1863, राइट। उसमें भी यही चीज़ थी कि जो एम्प्लॉयर थे, जो मालिक थे फैक्ट्रीज़ के या फिर प्लांटेशन के, तो उनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स थे। वो आपको गुलाम बनाकर, अगर आपने एक फ़िल्म देखी है, जेंगो इसका नाम है, DJANGO ऐसा उसका स्पेलिंग है, उसको प्रोनाउंस करते हैं जेंगो। एक जेंगो फिल्म है, आई थिंक इसको ऑस्कर भी मिला था। कभी वक्त मिले तब देखिएगा। दिस वन इज़ अबाउट अमेरिका, लेकिन आपको एक हिस्ट्री के बारे में भी पता चलेगा कि कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता था लोगों का उस टाइम पर। बंगाल एक्ट 6 ऑफ 1865, इसमें स्पेशल इमिग्रेशन पुलिस बनाई गई कि अगर आप कहीं पर भाग जाते हैं तो आपको पकड़ कर वापस ले जाया जाता था। आपको डिटेन करने की भी ऐसी चीज़ें थी कि आपको डिटेन भी किया जा सकता है अगर आप एक मज़दूर हैं तो। फिर फैक्ट्री वर्कर्स एक्ट जो हैं उसमें 16 आवर्स पहले काम करवाया जाता था। बहुत ही कम पैसों में पूरा दिन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता था। फिर लेबर ने प्रोटेस्ट किया और फैक्ट्रीज एक्ट 1911 आया, तो इसमें 16 आवर्स को कम करके 12 आवर्स किया गया। लेकिन फिर भी वेजेस बहुत ही कम थे, हार्श कंडीशंस थी, तो एक प्रकार की स्लेवरी जो है उसका अंत नहीं आया था, लेकिन आवर्स जो है वो थोड़ी कम हो गई थी। तो लेबर लॉज बहुत सारे हमारे देश में, बहुत सारे लेबर लॉज को लेकर स्ट्रगल्स भी हुए हैं और काफ़ी सारे एजिटेशंस भी हुए हैं। और
फिर जब हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया तो उससे फिर हमारे देश के जो लोग हैं वो पार्लियामेंट तक पहुँचे। फिर उन्होंने लेबर्स को ध्यान में रखते हुए कुछ रिफॉर्म्स किए, कुछ लॉज बनाए, और फिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में देखने को मिली। राइट टू लाइफ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी चीज़ें आपको आर्टिकल 21, आर्टिकल 23 में पढ़ने को मिलती हैं। मिनिमम वेज जो हैं उसको तय किया गया। फैक्ट्रीज एक्ट के माध्यम से 8 आवर्स पर डे की शिफ्ट तय की गई। ओवर टाइम अगर आप करते हैं तो आपको ज़्यादा वेजेस मिलेंगे। वीकली ऑप्स, ये सारी चीज़ें, हेल्थ, हाइजीन, सेफ्टी। दुखद है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो रियल वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर डिसीजंस सुनाए हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वर्सेस DJ बहादुर एंड अदर्स 1980 का एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि अगर आप सर्विस के नियमों में कोई चेंजेस करते हैं तो ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत होना चाहिए। नेगोशिएशन से या फिर लेजिस्लेशन से आप इसको बदल सकते हैं, ऐसे ही आप इसको बदल नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें समझनी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बहुत सारे राज्यों ने अपने लेबर लॉज को चेंज किया है, बदलाव किया है। तो इसके ऊपर कुछ 2 ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिनका इंटरव्यू लिया गया, उनको कुछ प्रश्न पूछे गए, उनके ओपिनियंस देखिए यहाँ पर। उनका पहला प्रश्न है, आर दी ऑर्डिनेंसेस जस्टिफाइड गिवन द नीड टू बोथ प्रिजर्व एंड क्रिएट जॉब्स इन द वेक ऑफ कोविड-19 क्राइसिस। तो 2 हैं, एक है KRSS, इनका शॉर्ट फॉर्म है KR श्याम सुंदर। तो उनका पहला कहने का मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के नाम पर और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के नाम पर ये जो बदलाव किए गए हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। जो हमने अभी देखा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, बेसिक राइट्स हैं, उन सारी चीज़ों के खिलाफ हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स को ये डिसएनेबल करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि कॉन्करेंट सब्जेक्ट में जो चीज़ें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है और स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसे बदलाव इसमें कर रही हैं जो कॉन्करेंट सब्जेक्ट हैं, जिसमें ऐसे बदलाव कर रही हैं जो सेंट्रल की बाउंड्रीज़ के बाहर निकलते जा रहे हैं। तो ऐसे लॉज को सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी। तो फिर ऐसे लॉज जो हैं या फिर ऐसे बदलाव स्टेट्स ने क्यों किए हैं, राइट। और ऑलरेडी देखिए, इससे पहले कि हमारी डिस्कशन थी तो मैंने आपको बताया था कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर बेसिस पर ज़रूरी नहीं है कि सभी एडिटोरियल्स आर्टिकल्स में वो आपको पढ़ने को मिले। और आई थिंक कल किसी एक स्टूडेंट ने ऐसी कमेंट लिखी थी कि आप कुछ भी बोलते हैं। द थिंग इज़, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप 15-20 दिन इस सीरीज़ को फॉलो करें तब आपको पता चलेगा कि बहुत सारे पॉइंट्स जब मैं आपको शेयर करता हूँ आपके साथ, तो फॉर्चुनेटली आप कहें इसको, आपको कुछ दिनों के बाद वही सारे पॉइंट्स जो हैं वो किसी ना किसी आर्टिकल में पढ़ने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी और एक कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति जो हैं, उन दोनों में पावर किसके पास ज़्यादा है? ऑफ कोर्स कंपनी के पास ज़्यादा पावर है। तो यही चीज़ है यहाँ पर, द मोर बार्गेनिंग पावर इज़ विथ एम्प्लॉयर, राइट। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स जो मैंने शेयर किए थे, जो मैं बताता हूँ, तो उसको आप तुरंत ही ऐसा मत देखिए कि आज के दिन में ही आपको वो पढ़ने को नहीं मिला तो वो बातें जो थी, वो जो डिस्कशन थी वो रिलेवेंट नहीं थी। आप कुछ दिन की वेट कीजिए, दूसरे जो आर्टिकल्स, दूसरे कुछ ओपिनियंस आपको पढ़ने को मिलेंगे, तो वो सारे पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि बेसिक अगर क्लियर हैं, अगर मुझे पता है कि क्या क्या इश्यूज़ हैं किसी टॉपिक में, किसी एक चीज़ में, तो उसको अलग अलग एंगल से आपने देख लिया है एक बार, तो फिर आपको पता चल ही जाएगा कि ये सारी चीज़ें हैं। तो वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एनीवे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। मुझे पता है जो व्यक्ति ने लिखा वो शायद ये देखेंगे भी नहीं, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो रेगुलर बेसिस पर देखते हैं। आपके कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए ही मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि फिर कुछ भी नहीं बोला जाता, राइट। लॉजिकल पॉइंट्स ही हम डिस्कस करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार के पक्ष में ही बातें यहाँ पर बोली जाएगी, ऐसा भी नहीं है कि सरकार के विरोध में ही बातें बोली जाएगी। जो सत्य है उसको आपके सामने रखने की कोशिश मैं करूँगा, जो मुझे पता है, राइट, विदाउट बीइंग बायस्ड, राइट, क्योंकि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ। वर्ल्ड बैंक सर्वे के मुताबिक अगर हम देखें 2014 का जो सर्वे था उनका, तो उसमें भी है कि लेबर लॉ रेगुलेशंस जो हैं, मीन्स जब एम्प्लॉयर्स को पूछा गया कि क्या लेबर लॉज के साथ जुड़े हुए रेगुलेशंस आपके लिए प्रॉब्लम है, उन्होंने बताया नहीं, हमारे लिए प्रॉब्लम है। एक तो स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिलती है, और दूसरा जो है कि लेबर मैनेजमेंट के बीच के जो रिलेशनशिप हैं ये ज़्यादा कोऑपरेटिव होने चाहिए।
तो कंपनीज जो हैं वो लेबर लॉज में ऐसे बदलाव नहीं चाह, कंपनीज चाहती हैं कि स्किल्ड वर्कफोर्स उनको मिले। फिर एक दूसरे हैं अमित भोसले, जिनको हम AB कहेंगे, तो उन्होंने ये बताया है कि लेबर सरप्लस हमारे देश में, खास करके अनस्किल्ड लेबर की बात करें तो करोड़ों ऐसे लोग हैं जो मेहनत मजदूरी के लिए कुछ न मीन्स मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, तो करोड़ों ऐसे लोग हैं। तो यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, जो फॉरगेट स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन जो एम्प्लॉयर्स हैं, तो एम्प्लॉयर्स का अपर हैंड है इसमें, राइट, एम्प्लॉयर का अपर हैंड है इस चीज़ के ऊपर। तो फिर वो जो चाहे वो आपसे मीन्स उनको जो भी चाहिए, मीन्स वो अगर कहेंगे कि आपको 100 रुपये ही देंगे, कम पैसे देंगे, तो वो चीज़ आपको माननी पड़ती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टफ है, एज यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल लॉ जो है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। तो एम्प्लॉयर्स को तो ये एक फ्री हैंड मिल गया, अब स्टेट गवर्नमेंट्स ने चेंजेस किए हैं तो उनको फ्री हैंड मिल गया। और एक दूसरा प्रश्न भी हमें पूछना चाहिए, वो ये है कि क्या सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर सारी मीन्स सिर्फ लेबर लॉज को आपने डाइल्यूट कर दिया तो क्या फिर इन्वेस्टमेंट और सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएगी? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। लोगों का वेजेस कितना कम है, राइट, ये आप जो मैंने आप इससे पहले की डिस्कशन थी हमारी कि सिर्फ आपने जो वेजेस हैं उसको कम रखा और फिर कंपनीज को यहाँ पर अट्रैक्ट किया, कंपनीज ने पैसे बना लिया, लेकिन लेबर की हालत आज भी जो पहले थी वैसी है। तो इसको हम चेंज क्यों नहीं करते? ये एक अपॉर्चुनिटी है जब हम रिफॉर्म्स इंजेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके वहाँ पर क्लियरेंस कितने दिन में मिलता है? क्या आपके शहर में आपके जो इंडस्ट्रियल रीजन है वहाँ पर 24/7 पानी, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, इंटरनेट की सप्लाई है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कितनी अच्छी है, वहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी कितनी अच्छी है, राइट, वहाँ का इकोनॉमिकल ग्रास रूट लेवल पर इकोनॉमिकल सिचुएशन कैसी है, स्किल्ड लेबर्स वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सिर्फ लेबर लॉज ही ऐसा नहीं है कि लेबर लॉज आपने कम या फिर ज़्यादा कठिन बना दिए तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। बहुत सारी दूसरी चीज़ों को भी आपको देखना होता है। फिर अलग अलग कंपनीज़ के लिए अलग अलग सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल एक बड़ी कंपनी के लिए जो लेबर कंडीशंस या फिर उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए वही कंडीशंस एक छोटी कंपनी को उनके लिए ऑल टुगेदर अलग होगा। बहुत सारी कंपनीज ऐसे भी हैं जो बुक्स के ऊपर दिखाती हैं कि 10 लोग ही काम करते हैं, लेकिन अनऑफिशियली वहाँ पर 50-100 लोग काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको हमें सोल्व करना चाहिए और दिस इज़ द राइट टाइम। यहाँ पर हमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का माहौल इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए थी। और लेबर जो एक तो ऑलरेडी वो हमने देखी तस्वीरें और रियलिटी हम जानते हैं कितने परेशान हुए हैं वो लोग, तो उनके हित को ध्यान में रखते हुए चेंजेस करने की आवश्यकता थी। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। और अब जब आप बता रहे हैं कि अगर आप वापस नहीं आएंगे तो आपके ऊपर एक्शंस ली जाएगी, तो 3 कंडीशंस आपको प्रॉमिस करनी चाहिए, उसके बाद आप एक्शंस लीजिए। एक तो उनका ट्रांसपोर्टेशन, कि वो वापस आप उनको सेफली वापस बुला सकते हैं, अगर वापस बुलाते हैं तो उनको रहने खाने पीने की चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिर कोविड जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं, डिस्टेंस मेंटेन करना, सैनिटाइजेशन, ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड किया आप करेंगे। और तीसरी चीज़ है काम। अगर आप उनको वापस बुलाते हैं तो क्या आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिन, साल में लेट्स से 300 डेज से भी ज़्यादा का काम आप उनको प्रोवाइड करेंगे? तो ये चीज़ अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर वापस नहीं आ रहे हैं, देन यस यू कैन गो अहेड एंड प्रोसिक्यूट देम, उनके खिलाफ केस करिए जो भी आपको करना है। लेकिन इसके साथ साथ उनको, गवर्नमेंट को भी उनको एक अपील करने का मौका जो है वो देना चाहिए। फिर सेफ्टी के साथ कुछ ऐसे लॉज हैं, कुछ स्टेट्स ने सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। दिस इज़ ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि हमारे ही देश में विशाखापट्टनम में क्या हुआ। तो सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। फिर एक रिपीटेटिव जॉब के लिए बहुत सारी थियरीज अवेलेबल हैं। एक ही काम आप रिपीटेटिव वर्क करते ही जाते हैं लॉन्ग आवर्स तक है, तो थोड़े दिनों के लिए तो ठीक है, लेकिन उसके बाद मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है उसके ऊपर भी इसकी इम्पैक्ट होती है, राइट। तो ग्लोबलाइजेशन में हमें एक सप्लाई चेन का पार्ट बनना है, तो सिर्फ लो वेज से हम नहीं बन सकते। दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें सॉल्व करना होगा। मूविंग ऑन टू लास्ट आइटम ऑफ द डे, दिस वन इज़ अबाउट स्टेट्स रेवेन्यू। आज स्टेट्स जो हैं, राज्य सरकार जो हैं, उनकी हालत बहुत ही ख़राब है। पैसे जो हैं, इनकमिंग पैसे जो हैं वो नियरली बंद हो चुके हैं। और जब GST को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था तो उस टाइम पर
प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बताया कि हर एक स्टेट जो है वो एक मोती की तरह है और एक पूरी मोती की जो माला बन रही है, ये जीएसटी एक मोती की माला है जिसमें हर एक स्टेट जो है वो इस धागे में एक के बाद एक जो है वो इसका पार्ट बन के एक मोती की माला बन गई, एक्सेट्रा। अब यही जो मोती की माला है वो शायद इनके लिए एक फंदा भी बन चुकी है, क्योंकि इनकमिंग मनी बंद है। बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो डेस्परेटली लिकर सेल्स कर रहे हैं ताकि उनको, देखिए स्टेट के लिए इनकम के जो मेन सोर्सेस हैं, पहले ऐसा था कि स्टेट्स किसी भी चीज़ के ऊपर टैक्स जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते थे, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों के ऊपर। लेकिन जीएसटी के आने के बाद ये जो अधिकार हैं वो चला गया जीएसटी काउंसिल के पास। फिर जो टैक्स आप कलेक्ट करते हैं वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होकर आपके पास आएगा। तो यहाँ पर स्टेट का जो एक अधिकार था वो थोड़ा बहुत चला गया, थोड़ा बहुत तो नहीं लेकिन ज़्यादातर वो चला गया। अब कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, अल्कोहल, लैंड रजिस्ट्रेशन, एक्साइज ड्यूटी, ये सारी चीज़ों से स्टेट की इनकम होती है, बहुत बड़ी इनकम होती है स्टेट की। लेकिन ये सारी चीज़ें, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, लैंड रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो एक ही ऑप्शन था अल्कोहल, अल्कोहल को बेचे, भले ही लोगों को ये पसंद ना आए लेकिन आपको बेचना पड़ेगा क्योंकि आपको पैसे चाहिए कोविड-19 को फाइट करने के लिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसे रिलीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को करने चाहिए वो टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही है, ऊपर से स्टेट के पास इनकमिंग पैसे बंद हैं। फिर आप अगर अल्कोहल को बेचने की परमिशन देते हैं तो बहुत सारे लोग एक साथ निकल आते हैं, तो फिर इसका विरोध होता है। तो ये एक बहुत ही टफ सिचुएशन स्टेट गवर्नमेंट्स की हो चुकी है। और अब बेसिकली यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जल्द से जल्द पैसे रिलीज़ करनी चाहिए। जो फिस्कल डेफिसिट की एक लिमिट है वो इंक्रीज़ करनी चाहिए। आरबीआई से ज़्यादा पैसे बोरो कर सके स्टेट शॉर्ट टर्म के लिए, ये सारी फैसिलिटीज़ को हमें इम्प्रूव करना होगा। एंड दिस आर सम न्यूज़ आइटम्स डियर फ्रेंड्स। आज एज यू कैन सी वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी थिंग्स। आज वक्त जो है वो थोड़ा कम है, तो ये हैं कुछ न्यूज़ आइटम्स। आप प्लीज़ पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद देख लीजिएगा। आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।